चीनी की कीमत में 25% की कमी होने के कारण 600 रुपये में 600 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी 600 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, अधिक खरीदी जा सकती है चीनी की घटी हुई प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात करो। चीनी की घटी हुई प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात करो। ये लाइट खोलो, लाइट बंद है ये वाली। सही है, अब सही है। बताओ चीनी की घटी हुई प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात करो, ये पूछा है। मतलब कीमत में 25% कमी हो गई तो वो कितना, 600 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, तो बाद में घटने के बाद वो कितनी चीनी खरीद पा रहा है, मतलब घटी हुई कीमत पूछी है उसने। तो एक चीज याद देखो, इधर सवाल एग्जाम में बहुत आता है ये वाला। तो कीमत का रेशियो, कीमत का जो रेशियो होता है वो, ठीक है, बराबर होता है 1/, मात्रा मतलब क्वांटिटी या खपत। यदि कीमत का रेशियो दिया है A/B, ठीक है, यदि कीमत का अनुपात A/B है तो मात्रा का अनुपात क्या होगा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, ठीक है, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, B/A। बस ये लगेगा, इन सारे सवाल में आराम से हो जाएगा ये बात। मतलब दोनों का रेशियो उल्टा होता है, कीमत किसके अनुपात, व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रा के, ठीक है। तो कीमत का ये अनुपात भी है तो मात्रा का हो जाएगा B/A। अब ये सारे सवाल होते चलेंगे इसी मेथड से, केवल ये लगाना है बस। बस ये नोट कर लो, ये वाला मेन चीज है, वो करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लो देखो इधर, चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई है, ठीक है। बताओ इधर देखो, रेशियो बनाओ, पहले कीमत का रेशियो बनाओ। 25% की कमी हुई है कीमत में, कीमत की बात कर रहा है, तो कीमत में 25% कमी हुई है। 100 थी, 25% कम होके कितनी बची, 75। तो इसे पहले रेशियो बना लो, 25 चौका 100, 25 तियां, कीमत का अनुपात इतना है, ठीक है। तो हमें क्वांटिटी का अनुपात निकालना है, कितनी मात्रा चीनी की, और यहाँ कितनी चीनी खरीद रहा है अधिक, 10 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ जो मात्रा है चीनी की, क्वांटिटी, वो कितनी हो जाएगी, 3 देखो 3 से 4, कितना यहाँ अधिक खरीद रहा है, और वहां कितनी अधिक खरीद रहा है, 10 किलोग्राम है, नहीं है, क्योंकि मात्रा है यहाँ भी और वहां भी 10 किलोग्राम की मात्रा है, तो 1 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, वहां 10 किलोग्राम, एक की वैल्यू कितनी, 10, तो 3 की वैल्यू इधर गुणा कराओ, 3 की वैल्यू, पहले कितनी मात्रा खरीद रहा था वो 30 किलोग्राम, और कीमत घट गई तो वो कितनी खरीद रहा है, 10 चौक 40 किलोग्राम, उतने ही रुपए में, जो 600 रुपए में खरीदा था उतनी में, इतनी खरीदा था पहले 30 किलोग्राम, बाद में कितनी, 40 किलोग्राम। पूछ रहा है कि घटी हुई कीमत, चीनी की घटी हुई प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात करो। तो 40 किलोग्राम खरीद रहा है, 40 किलोग्राम कितने रुपए में, 600 रुपए में। अरे 600 रुपए में 40 किलो, तो 1 किलोग्राम कितनी पड़ेगी, वो पूछा है, काटोगे कितना, 15 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी पड़ जाएगी उसे। और पूछा है कि शुरुआत में कितने में खरीदा था, तो देखो 600 रुपए में खरीद रहा है, कितने किलोग्राम, 30 किलोग्राम, तो कितना पड़ेगी जाके, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। देखिए पहले महंगी थी, कीमत ज्यादा थी, नहीं थी, देखो कीमत घट गई, तो पहले चीनी 30 किलो खरीदा था, अब कितनी खरीद रहा है उतने में, अब 40 किलो खरीद पा रहा है वो, ठीक है। ये करना है, घटी हुई कीमत पूछी है उसने, कौन सी हो जाएगा, ये वाला 15 रुपए प्रति किलोग्राम।
कुछ समझ आया नहीं? कीमत में 25% कमी हुई है, तो कीमत 100 थी पहले, 25% कम कर दो, 100 में 25 कम कितना, 75 बचेगा। तो काट दो, 25 चौका 100, 25 3 75। कीमत का रेशियो है 4:3 का, ठीक है। तो मात्रा क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा इनका, क्वांटिटी मतलब मात्रा क्वांटिटी 3:4 का। ये क्वांटिटी पहले 3 खरीद रहा था, अब कितनी, 4, 1 बढ़ रहा है। और वहां कितनी चीनी अधिक खरीद रहा है क्वांटिटी में, 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम चीनी। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी, 10 किलोग्राम। यहाँ 10 से इसमें गुणा कराओ, पहले 10 दिया कितना, 30 किलोग्राम चीनी खरीदा था, क्योंकि मात्रा का अनुपात है। तो बाद में कितनी, 10 चौक 40 किलोग्राम। तो रुपए वही है, 600 रुपए में खरीद रहा है वो, ठीक है। तो 30 किलोग्राम चीनी 600 रुपए के अनुसार, 600 रुपए में 30 से भाग कर दो, कितने, 20 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी पड़ रहा है ये। तभी तो देखो 20 और 20 से गुणा कराओ, 600 आ जाएगा, 600 रुपए में टोटल, ठीक है। तो ये प्रारंभिक उसका वो था मूल्य, प्रारंभिक कितने रुपए में खरीद रहा था। मैंने उससे पूछा घटी हुई कीमत ज्ञात करना है, तो बताओ 40 किलोग्राम चीनी कितने में, 600 में ही खरीद रहा है वो, इसमें दिया है 600 रुपए में। तो 600 भाग कर दो 40 से, कितने रुपए, 15 रुपए प्रति किलोग्राम पड़ जाएगा। मतलब 1 किलो कितने की, 15 रुपए की। तो घटी हुई कीमत ये वाली है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। समझ आया नहीं कुछ? अगला सवाल सेम है, करके दिखाना, ठीक है। बहुत सवाल पड़े इस तरह के, इसमें लिखो एक सवाल। चावल की कीमत में, ये लिखो, चावल की कीमत 20% घट जाने के बाद, चावल की कीमत 20% घट जाने के कारण ₹160 में 160 रुपए में 8 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीदे जा सकते हैं। 8 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीदे जा सकते हैं। खरीदे जा सकते हैं, तब कीमत घटने के पहले चावल की कीमत क्या थी। मतलब कौन सा, मूल वाली कीमत पूछ रहा है, पहले वाली, ठीक है। तब कीमत घटने के पहले चावल की कीमत क्या थी। सेम सवाल है ऐसा ही, मगर इसमें क्या पूछा है, घटने के पहले चावल की कीमत क्या थी। मतलब जो मूल वाली कीमत है वो पूछी है, जो पहले वाली कीमत। हाँ सेम ऐसा ही है सवाल, कुछ नहीं। ये सवाल बहुत पूछे आते हैं एग्जाम में, विश्वास नहीं है तो उठा के देख लेना प्रीवियस सब। तो कीमत बतानी, चावल पहले वाली कीमत क्या थी, कितने रुपए प्रति किलोग्राम खरीद रहा था पहले। कि पूछा है घटने के पहले चावल की कीमत, मतलब पहले वाली कीमत पूछी उसने। कितना आया, 5 आया। 5 रुपये प्रति किलोग्राम आया किसी का। आसान सवाल नहीं है। देखो कीमत मतलब मूल्य, कीमत को ही मूल बोलते हैं, ठीक है। कीमत या फिर मूल्य लिखा होगा तो उसी को बोलते हैं एक ही चीज है। कीमत 20% घट गई, 100 से 20 घट के कितनी बची है, 100 में 20 कम करके लिख दो आगे 80। तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80। तो हमें किसका, मात्रा का अनुपात बनाना है, क्वांटिटी का। तो कितना बनेगा, 4 अनुपात, कितना अधिक खरीद रहा है यहाँ पर 1, और यहाँ कितनी अधिक खरीद रहा है देखो 8 किलो। 1 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 8, तो 4 की वैल्यू 4 8 32 किलोग्राम की मात्रा है, तो मात्रा ही लिखेंगे 32 किलोग्राम। 8 पंजे 40 किलोग्राम। पूछा है घटने से पहले, चावल की कीमत घटने से पहले चावल की कीमत क्या थी। तो ये वाली पूछी पहले वाली, ठीक है। तो कितने रुपए में खरीद रहा है, 160 रुपए में, कितना किलो, 32 किलो। तो कितने रुपए प्रति किलोग्राम पड़ेगा, 5 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। कीमत घटने पर मात्रा बढ़ जाएगी। देखो अब ये मत सोचना कीमत घटने पर मात्रा बढ़ती है। देखो कीमत ज्यादा थी तो 32 खरीद रहा, कीमत जैसी घटी तो कितनी ज्यादा खरीद रहा है चावल, उससे भी उतने रुपए में, ठीक है। तो पूछा है कीमत घटने से पहले, कीमत घटी है, ये घटने से पहले चावल का अनुपात, तो ये वाला पूछा है, ये क्या था, 5 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है।
समझ आ रहा ही नहीं है। अभी इसमें दो और सवाल करा रहे हैं, 4-6। लिखो आगे। समझ आया नहीं है कुछ? आ गया। लिखो अगला सवाल लिखो, यहीं लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? सवाल यहां लिख दे रहा हूं फटाफट। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी खरीद 5 किलोग्राम चीनी, 1 मिनट, वहाँ वृद्धि है तो कम होगा ना, 5 किलोग्राम कम खरीद सकता है। चीनी की वास्तविक मूल्य और बढ़ी हुई कीमत का पता लगाएं, मतलब दोनों बताने हैं। चीनी की वास्तविक मूल्य और बढ़ी हुई कीमत का पता लगाएं। उसी में तो वास्तव में कितना बढ़ा है? वास्तव में 20 रुपए। वहाँ घट रहा तो घटा के लिखा था आगे वाली, यहाँ बढ़ रहा तो बढ़ा के लिख दो उसमें, ठीक है? समझ आ रहा है? 20 रुपए प्रति किलोग्राम है और बढ़ी हुई 24 रुपए प्रति किलोग्राम। हो गया? सेम सवाल है, कुछ नहीं है। देखो इधर, कीमत 20% वृद्धि हो रही कीमत में, हमेशा 100 मान के करेंगे। देखो 100 है, 100 थी, 20 की वृद्धि हुई तो 20 बढ़ा के लिख दो सीधा, कितना? 120। कमी होती है तो 100 में कम करके लिखते हैं, वृद्धि होती है 100 में बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है? ये कीमत में 20% वृद्धि है तो 100 से बढ़कर कितना हो गया? 120। काट दो, 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, ठीक है? कीमत का अनुपात आ गया 5:6 का। तो मात्रा का अनुपात, क्वांटिटी का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:। देखो यहाँ कम खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, कितना? 1 कम खरीद रहा है यहाँ पर, और यहाँ कितने किलोग्राम कम खरीद रहा है? 5 किलोग्राम। जो मात्रा बराबर मात्रा रखते हैं तो 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5 तो 6 की वैल्यू 5 छक्का, पहले कितनी खरीद रहा था? 30 किलोग्राम, और अब कितनी? 25 किलोग्राम खरीद पा रहा है अपने अब। तो कितने रुपए की बात हो रही है? 600 रुपए में, ठीक है? तो कीमत पूछा, वास्तविक मूल्य बताना है, चीनी का वास्तविक मूल्य और बढ़ी हुई कीमत बताओ। 30 किलोग्राम कितने में? 600 रुपए में 30 किलोग्राम, तो कितने रुपए प्रति किलोग्राम? 20 रुपए प्रति किलोग्राम। कौन सा आया? वास्तविक मूल्य, मतलब वास्तव में कितने खरीद रहा था वो? पहला वाला 20 रुपए प्रति किलोग्राम। इस 600 को भाग करो कितने से? 25 से, तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 24 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है? दोनों भाग हैं। बढ़ी हुई कीमत 24 रुपये प्रति किलोग्राम, वास्तविक कीमत कितनी है? 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है? कौन सा? 64 नंबर करा दे रहे हैं अभी। प्रति दर्जन कीमत पूछा है तो दर्जन में निकालो, दर्जन में निकालो। यहाँ तो 10 संतरे यदि खरीद रहा है, 10 दर्जन नहीं, तो दर्जन में सवाल निकालो, आगे आ जाएगा। देखो लिखो एक सवाल, ये समझ आ गया नहीं? चलो अगला लिखो।
लिखा है संतरों की कीमत में 20% की कमी। संतरों की कीमत में कितनी कमी है सर? संतरों की कीमत में 20% की कमी होने पर, संतरों की कीमत में 20% की कमी होने पर 54 रुपए में 10 संतरे अधिक खरीदे जा सकते हैं। 54 रुपए में 10 संतरे अधिक खरीदे जा सकते हैं। ये किलोग्राम में वैल्यू नहीं है, ये 54 रुपए में 10 संतरे अधिक खरीद पा रहा है वो। 54 रुपए में 10 संतरे अधिक खरीदे जा सकते हैं। संतरों का घटी हुई प्रति दर्जन कीमत याद करो। अगर पूछा संतरों की घटी हुई कीमत याद करो तो वो एक संतरे की कीमत निकाल देते, मगर यहां पूछ रहा है प्रति दर्जन की। ठीक है, यहां पूछ रहा है प्रति दर्जन, और एक दर्जन में होता है 12, तो उस हिसाब से निकाल लो जो भी है। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे दें, लिखो ऑप्शन। पॉइंट में ऑप्शन है क्या? 12.96 आ रहा है किसी का? 96, हाँ देखो। है नहीं है, नहीं आया। देखो नहीं आया। तो पहले दर्जन में देने को नहीं, आपने ये चीज कर ली, संतरी दर्जन में तो नहीं तो भी देखते हैं। एक संतरे में 12 भाग होते हैं। क्या होते हैं? चलो देखो क्या है। संतरों की कीमत में 20% कमी, कितना हो गया? 100 से 20 कम हो गया, कितना? 80 बचा। 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, तो मात्रा का अनुपात कितना हो जाएगा? पहले 4 संतरे खरीदा था, फिर बाद में 5 खरीदने लगा। ठीक है, तो कितने अधिक? 1 संतरा अधिक, और वहां एक का कितना? 10 संतरे अधिक खरीद रहा है। संतरों की बात हो रही है, तो 10 चौक पहले कितने संतरे खरीदा था? 40 संतरे, किलोग्राम नहीं है अभी ये। पहले 40 संतरे खरीदा था, अब कितने खरीदने लगा? 50 संतरे खरीदने लगा। ठीक है, बताओ क्या निकालना है? घटी हुई कीमत पूछ रहा है, घटी हुई कीमत, तो इससे ही निकालना है हमें, इसी से निकालना है। बताओ 50 संतरे प्रति दर्जन संतरे बताना है हमें। ठीक है, कितने रुपए में? 54 रुपए में 50 प्रति दर्जन करना है। क्या 12 से गुणा करें? एक संतरे की आएगी, और हम 12 की निकालना है, एक 12 से गुणा कर दो दर्जन के हिसाब से। और तो दर्जन में कितना बन जाएगा? खोलो 5, देखो 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 4 64। पहले 5 से काट दो, 5। पूछा है संतरों को घटी हुई प्रति दर्जन कीमत, घटी हुई नहीं है, देखो घट के आया तो इधर वाले से निकलेगा घटी हुई कीमत। तो 54 रुपए में 50, एक संतरे की कीमत निकल आती, मतलब 50 संतरे कितने? 54 रुपए में, तो एक संतरे की कीमत निकल आती है। हमें निकालना है एक दर्जन में, तो 12 से क्या कर देंगे? गुणा, क्योंकि एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। एक दर्जन में 12 संतरे आएंगे तो 12 से गुणा कर देंगे, तो प्रति दर्जन कीमत निकल आएगी ये। ठीक है, काट दो, 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 से 4 64। ठीक है, अब 5 से काटो, 0 से नहीं, 5 से काट दो पहले।
5 से इससे काटो, 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10 और कितना 5 ने 45, 5 ने 45 और 3 पॉइंट लगाओ, 0, 5 छक्का 30 और 1 जीरो तो भाग करते तो पॉइंट किधर खिसकता है, लेफ्ट तरफ। तो 1 जीरो से भाग करो, पॉइंट इधर आ जाएगा, ये खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो 12.96 रुपए प्रति दर्जन, किलोग्राम नहीं दर्जन, ये दर्जन की निकाले, 12 से गुणा करा दिया, दर्जन की निकल आई। ठीक है, अगर दर्जन में नहीं होता तो जो भी आता वो प्रति संतरा आ जाता। ठीक है, अगर देखो इधर ध्यान से, अगर दर्जन में ना पूछता तो पूछता है संतरे की घटी हुई कीमत बताओ, संतरे की घटी हुई कीमत बताओ क्या है। तो हम तो कैसे निकलता, ये 12 नहीं लगाते, फिर हम संतरे की कीमत पूछ रहा तो डिवाइड करके कितना आ जाता, 5 एकम 5, 5.840। सही है ना। देखो 5 एकम 5 पॉइंट लगा के 1 जीरो बढ़ेगा, फिर 1 जीरो बढ़ेगा, फिर 5.840। तो कितना इस जीरो से भाग करते कितना, मतलब एक संतरे की कीमत आती पॉइंट, मतलब कुछ पैसे में जाती करीब जगह। ठीक है, मगर वो पूछा ही नहीं इसलिए इसने। तो प्रति दर्जन पूछा था 12 से, एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 से गुणा करा दो। ठीक है, समझ आया नहीं कुछ, लिखो अगला एक सवाल, एक और करो फिर टाइप चेंज करते हैं इसका। लिखो एक व्यक्ति सामान्यता 48 रुपए मूंगफलियों को भूनने के लिए 48 रुपए मूंगफलियों को भूनने के लिए तथा फिर बेचने के लिए खर्च करता है। एक व्यक्ति सामान्यतः 48 रुपए मूंगफलियों को भूनने के लिए तथा फिर बेचने के लिए खर्च करता है। पूरा भूनता है और जो बेचता है वो सब मिला के 48 रुपये खर्चा होता है इसका। ठीक है, भूनने के लिए तथा बेचने के लिए खर्च करता है। एक अवसर पर वह 48 रुपये में, एक अवसर पर वह 48 रुपये में, ये लिखो 1.5 किलोग्राम, मतलब 1.5 किलोग्राम, 48 रुपये में 1.5 किलोग्राम कम खरीद पाता है क्योंकि मूल्य 25% बढ़ जाता है। क्योंकि मूल्य 25% बढ़ जाता है। मूंगफली का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। मूंगफली का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। अब केवल घुमाने के लिए तो मैं 2 बार 48 लिख दिए, ऊपर भी 48 लिख दिए, नीचे भी। ठीक है, सिर्फ दिमाग घुमाने के लिए, सवाल वही है। तो मूंगफली का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो, मतलब सवाल को उल्टा लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली ऊपर। सवाल सेम है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, हो जाएगा नहीं होगा ये भी। अरे आसान सवाल है, 48 2 जगह दिया, खाली घुमाने के लिए दिया उसने। अरे वो 48 में पहले भी खरीद रहा था, 48 में बाद में भी खरीद रहा है, मगर एक अवसर पर वो 48 रुपये में 1.5 किलोग्राम खरीद पा रहा है, कम खरीद पा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही सवाल था ऊपर वाले, तो कर लो ये सवाल। मूंगफली का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो, ये पूछा है। बताओ मूल्य कितना, मूल्य 25% बढ़ जाता है, ये तो है नीचे से। मूल्य कीमत को ही मूल्य बोलते हैं। ठीक है, कितना बढ़ रहा है 25%, 100 से कितना 125, ये तो हो रहा है।
25% बढ़ने का मतलब 100 पे 25 बढ़ा दो 125, कम ही हो तो 100 में उतना घटा के लिख दो आगे, ठीक है। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125। बताओ कीमत ये हो गई। अब मात्रा मतलब क्वांटिटी, मात्रा का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4। और यहाँ कितना कम है 1, और वहां कितना कम खरीद पा रहा है 1.5 किलोग्राम 1.5। तो 1 की वैल्यू 1.5 किलोग्राम, तो 5 की वैल्यू 7.5 किलोग्राम। अरे ये तो 15 पंजे 75, और 1 के बाद पॉइंट 1 के बाद पॉइंट लगा दो। तो कितना पहले कितना खरीद रहा था 7.5 किलोग्राम, बाद में 15 चौका 60 मतलब 6.0 आएगा। तो कितना 6.0 का मतलब 6 किलोग्राम। अरे 6.0 6 किलोग्राम होगा नहीं होगा। तो 6 किलोग्राम पहले 7.5 किलोग्राम खरीदा था, अब कितने 6 किलोग्राम कितने में 48 रुपए में ही, ठीक है। तो पूछा है मूंगफली का बढ़ा हुआ मूल्य, मतलब ये वाला बताना बढ़ा हुआ मूल्य, क्योंकि कम खरीदेगा तभी तो मूल्य बड़ा होगा, तभी तो कम खरीद ले पाएगा वो, कीमत ज्यादा हो गई होगी। तो बताओ कितना 48 कितना 6 किलोग्राम कितने रुपए प्रति किलोग्राम 8 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो हमसे ये नहीं पूछा, ये जरूरत नहीं निकालने की, वो पूछा वो निकाल लो डायरेक्ट। अब ऐसा ये जरूरत नहीं ये निकालने की, हमें ये नहीं पूछा है तो डायरेक्ट ये निकालेंगे, ठीक है। दोनों पूछा हो तो दोनों निकालेंगे। चलो आगे देखो, ये कर लोगे सारे सवाल इस तरह के, बहुत सवाल डाले इसमें, सवाल 62 से 72 10 सवाल करीब पड़े इसमें, ठीक है। 10 सवाल इस तरह के पड़े हैं इस टाइप के, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे आराम से हो जाएंगे। पहले ये पास फेल वाले सवाल करा दे तुम्हें 1 मिनट, ठीक है। देखो टाइप 15 डालो पहले, फिर टाइप 14 भी बाद में कराते हैं थोड़ा, ठीक है। पास फेल वाले सवाल करा देते हैं पहले, सवाल बहुत आते हैं ये परीक्षा में, पास और फेल वाले सवाल, ठीक है। टाइप 15 डालो, टाइप 14 बाद में कराएंगे तुम्हें। परीक्षा वाले सवाल हैं, एग्जाम वाले, पास और फेल वाले, ठीक है। पास फेल वाले सवाल लिखो। एक सवाल पहले मैं आसान सा बता रहा हूं जो तुम देखो। एक छात्र को एक परीक्षा में, ये बेसिक वाला सवाल है जो बचपन में तुम निकालते हो। एक छात्र को एक परीक्षा में 600 में से 464 अंक मिले। एक छात्र को एक परीक्षा में 600 में से 464 अंक मिले, 464 अंक मिले, तो उसे परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक मिले, ठीक है। तो उसे परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक मिले, बोलो। ये तुम्हारे बचपन का खेल है, जो हाई स्कूल के नंबर आते थे तो परसेंटेज नहीं निकाल देता था, ठीक है। जब हाई स्कूल में नंबर आते थे तो तुम परसेंटेज निकालने भूल जाते थे, कैसे निकालने परसेंटेज। तो ये इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में। अब ये मैं सोचना नहीं आएंगे, इतना सरल क्यों आएगा। प्रतिशत निकालना है कितना, तो देखो 600 में से कितने मिले उसे, टोटल को हमेशा नीचे लिखेंगे, 600 में से कितने मिले उसे, टोटल को नीचे, उसमें से जितने मिले वो ऊपर, और गुणा प्रतिशत बदलना है। तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से क्या कराते हैं गुणा, बस प्रतिशत निकल आया कितने प्रतिशत अंक मिले उसे, ठीक है। तो 2 0 हटा दो, 6 से काट दो, ये 6 छंग 36, 6 7 42 जाएगा ना, 6 7 42 कितना बचा है 4, और 6 6 7 42 6 7 42 2 बचा है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 6 3 18, सही है। फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट से 0, फिर ऐसे ये चलता रहेगा, मतलब 77 पॉइंट कितना 3% ये चलता रहेगा। तो अब हाई स्कूल में इंटर में कोई भी नंबर अपने निकालने हो, समझ आ रहा है कैसे परसेंटेज निकालना है उनमें नंबर से। टोटल नीचे रखो, उसमें जितने हैं ऊपर रखो, गुणा 100 करा दो, ठीक है।
क्या हुआ? लिखो, अगला एक सवाल लिखो जल्दी। समझ आ रहा है? टोटल हमेशा नीचे लिखेंगे, उसमें से जो आए वो ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 करा देंगे, प्रतिशत बन जाएगा। लिखो अगला सवाल। यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए, यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए, अब यहाँ नंबर नहीं पूछेगा, पूछेगा कि कितने पास होने वाले, परसेंटेज बताने, कितने पास छात्र परसेंटेज में पास हुए हैं। ठीक है, एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए, 370 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, कॉमा लगाओ, आगे लिखो, जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, आगे लिखो, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, ब्रैकेट में लिखो लगभग ज्ञात करो। ठीक है, लगभग ज्ञात करो, लगभग में बताना है, अप्रोक्स। ठीक है, नजदीक किसी को होगा ये। इसमें जो पूछा है वो बताना है, वो नहीं पूछा है तुमसे। पास, जो छात्र पास हुए हैं वो प्रतिशत के रूप में पूछा है, कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। अब अंकों पे नहीं आ रहा है, कितने अंक पे पूछ रहा है, जितने कक्षा में इतने छात्रों में कितने प्रतिशत छात्र पास हो गए। ये 100 में से 30 पास हो गए तो 30% छात्र पास हो गए इसमें। ठीक है, तो वो सवाल है ये। तो इसमें कुछ दिक्कत आ रही है तुम्हें? सेम ऐसा ही सवाल है। बताओ टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? ये प्रतिशत निकालते हैं हमेशा टोटल पे, प्रतिशत निकालते हैं हमेशा टोटल पे, कुल संख्या पे, कुल जनसंख्या वाले सवालों में कुल जनसंख्या पे। ठीक है, तो कक्षा वालों की कक्षा पे, तो कुल छात्रों की संख्या पता हो तभी प्रतिशत निकाल सकते हो। ठीक है, तो 370 कुल हैं, इसमें से 352 पास हुए हैं, पास ही हुए नहीं है। और यहां पर प्रतिशत किनका पूछा है? पास वालों का ही पूछा है। अगर प्रतिशत फेल वालों का पूछता तो हम इसमें से घटा के जो आते उसको ऊपर रख के निकालते। मानिए पास वाले इतने पास हुए और पास वालों का ही प्रतिशत पूछा है, तो 370 में कितने पास हुए हैं, तो ये प्रतिशत निकालना है, गुणा कितना कर दो 100। ये पास वालों का ही पूछा है, पास वाले हैं, ये पास वाले ही का पूछा है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत छात्र पास वालों का निकल आएगा, 0 से 0 काटो। अब ये तुम्हारा अप्रोक्स में, उसमें पूछा है लगभग में आंसर बताना है, इसको हमें 37 से भाग करना है, लगभग में बताना है। ठीक है, तो इसे डिवाइड करोगे 37 को, तो देखो 37 का 35 भाग करोगे नहीं जाएगा, 3 अंक ले ले, तो 3 का ऐसा पहाड़ा पड़ो कि ये 300 के नजदीक करीब जाएगा। कितना बड़ा संख्या ले बोलो? 9 3 27, 9 3 27, करीब 9 बार जाएगा इधर। तो 9 7 9 से 12, 9 7 63 और 9 3 27 तो 6 33। कितना बचा है? 9 3 12, 4 में 3 गया 1, कितना 0। कितने बार जाएगा? 3 पंजे 15, 5 बार जाएगा। तो 5 7 तो 35, 5 ये 15 और 3 18, कितना बचा है यहाँ पर? 5। लगभग कितना आंसर होगा ये 95 से कुछ पॉइंट ऊपर जाएगा, कुछ बहुत कम। हाँ 95 पॉइंट कुछ जाएगा कम। ठीक है, बहुत पॉइंट कम। ठीक है, तो लगभग 95%। लगभग पूछा तो कितना एक्यूरेट लिखेंगे, आंसर एक्यूरेट दिया होगा 95%। लगभग में पूछेगा तो लगभग हटा देगा तो फिर पॉइंट जो आगे जा रहा है कहानी पॉइंट में वो सारी पूछेगा, तो पॉइंट में बताना ही होगा तुम्हें। अगर लगभग सवाल में हटा देगा जो लगभग, ठीक है, तो हमें इतना भाग कर लिया हमने, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर क्या बढ़ाएंगे 0, फिर 37 एकम 37, एक बार जाएगा 37, और एक जितने 2 पॉइंट तक आंसर हो 2 पॉइंट तक आंसर दिया होगा। और लगभग में पूछेगा तो पॉइंट में आंसर नहीं होगा, जो इधर वाली वैल्यू होगी ये पॉइंट से पहले वाली, बस उसी में होगा आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? कहां पर नहीं आया? भाग करना ही है। ये 95 क्यों लिखा? कहां समझ नहीं आया? ये 352, 1 0 1 0 कटा, 1 0 यहाँ गुणा होगी तो 1 0 लग जाएगा इसमें आके।
इसको हमें इस 37 से भाग करना है कि ये जीरो तो काट चुके हैं, 37 से इसको भाग करना है, तो ऐसे रख के भाग कर लो अप्रोक्स में। 95 बार जाएगा यहाँ तक, 5 बचेगा, ये 5 बचेगा, ठीक है। और हमें पूछ रहा है लगभग बताना है प्रतिशत लगभग में, तो 95 बार पूरा पूरा चला गया। अब कुछ क्योंकि ये 5 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, कुछ संख्या बढ़ाएंगे, लगभग पूछा है तो 95,000 पूरा पूरा गया है, तो बस यही आंसर हो जाएगा 95, ठीक है। क्या हुआ? लिखो, एक सवाल लिखो, समझ आ गया? ये कर लोगे, आसान है, कुछ नहीं इसमें। लिखो, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। 40 बताया था, 33 बताया। 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया, उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। एक लाइन का सवाल है केवल, और कुछ नहीं। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक मतलब परीक्षा कितने नंबर की थी, ठीक है, वो पूछा है। पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, ठीक है, कितने नंबर की परीक्षा थी वो बताना है। तो एक लाइन का सवाल है, बताओ कैसे क्या होगा, बोलो। थोड़ा दिमाग लगाओ, आसान सवाल है। प्रतिशत में तो वो 40% आ जाए तो पास हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। उसमें लिखा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत लाना जरूरी है, 40%। मतलब 40% अंक अगर उसे मिल गए, प्रतिशत के रूप में 40% मिल गए तो पास हो जाएगा वो। मगर इधर देखो आगे, वो अंकों के रूप में क्या दिया है, उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। उसे 70 मिले हैं और 20 से फेल हुआ है, अगर 20 और मिल जाते तो पास नहीं हो जाता वो। 70 अंक मिले उसे और 20 अंकों से फेल हो गया, अगर 20 अंक वो मिल जाते तो वो पास नहीं हो जाता, पास हो जाता। तो मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसे, 90। तो इधर पास होने के लिए 40% और अंकों में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, 90। तो 40% की वैल्यू 90 है, तो 1% की और 90/40। हमें पूर्णांक पूछा है, परीक्षा कितने नंबर की थी, तो परीक्षा होती कितने नंबर परसेंट पे होती, 100% पे। तो एक की वैल्यू 100%, मतलब 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो मतलब 100 से इधर गुणा करा दो, 100 से इधर करा दो, ठीक है। 100% वैल्यू निकालो, पूर्णांक निकल आएगा, काट दो इससे, 0 से 0, 4 से काटो, ये 25, तो 25 नेमा, 9 पंजे 45, 18, 4, ये है, सही है गुणा, देखो। तो पूर्णांक कितने नंबर का था, 225 अंक का, ठीक है। पूर्णांक पूछेगा, 100% वैल्यू निकालना थी, 40% की इतनी 90, मतलब इधर भी पास होने के लिए और इधर भी पास होने के लिए, पास बराबर पास, ठीक है। तो 40% की इतनी, तो 1% की कितनी, 90/40। हमें 100% निकालना, 100% 100 से गुणा इधर, 100 से इधर करा दो, ठीक है। तो डिवाइड कर दो कि कितने अंक, पूर्णांक था 225 अंक का। समझ आ रहा है कुछ नहीं ये सवाल में? क्या हुआ, कुछ नहीं आया समझ आ रहा है? हाँ, पूर्णांक पूछा है, 100% निकालना है हमेशा। पूर्णांक 100% भी तो होता है हमेशा। एक सवाल ऐसा ही करके दिखाओ, फिर थोड़ा चेंज करते हैं आगे, ठीक है। बोले, देखो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक एक लाइन के सवाल है ये खाली,
और बनाने के लिए बनाओ तो ये आधा आधा पेज भर जाएगा, ठीक है। वो मेथड अलग है जो आधा आधा पेज भी भर जाएगा उसमें, तो कोई काम के नहीं है। देखो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। लिख लिया? अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक प्राप्त हुए। एक छात्र को 130 अंक, एक छात्र को 130 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। 130 अंक प्राप्त हुए और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण, और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण, 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। हाँ, घोषित किया गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, कितने के नंबर की परीक्षा थी, ठीक है। सेम ऐसा ही सवाल, कुछ अलग नहीं है। पढ़ो उसमें ध्यान से। पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, मतलब पूर्णांक का 33% तो भाई, तो पास होता है, पास फेल, ठीक है। तो 33% अंक अगर मुझसे मिल जाते तो पास हो जाता प्रतिशत के रूप में। इधर अंकों की बात करें तो उसे 130 अंक प्राप्त हुए हैं और वह 35 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। 130 मिले हैं, 35 से फेल हुआ है। अगर 35 और मिल जाते तो पास हो जाता, वो मतलब पास हो जाता, ठीक है। तो इधर पासिंग बराबर उधर भी पास, इधर पास जितना है 33%, उधर पास बराबर जितना है 1% की निकाल दो, 100% वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया तुम लोगों का? नहीं हुआ? हो गया सर। तो इस सवाल में कुछ है जो नहीं हो रहा है। इधर देखो, पास होने के लिए कितने परसेंट? 33%। 33% अंक में पास हो जाता वो, और उसे मिले कितने पास होने के लिए? 130 अंक मिले हैं, और कितने अंक से फेल हुआ है? 35 से। इतने मिले, 35 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 35 नंबर और मिल जाते उसे तो पास हो जाता, नहीं हो जाता? मिले उसे 130 और 35 से फेल हुआ है, 35 और मिल जाते तो पास हो जाता वो। तो इधर पास 33% और इधर भी पास होने वाला वैल्यू लिख दी, पास बराबर पास रख दिया हमने, ठीक है। तो 33% की वैल्यू कितनी? 165। 33% की 165, तो निकाल लो, 11 से कट जाएगा। हमें 1% वैल्यू निकालना है इधर से, तो 165 बटे 33 भाग हो जाएगा, नहीं? और निकालना किसे? 100% की, तो 100% 2 जीरो यहां चिपकाना है, तो 2 जीरो यहां भी चिपका दो, ठीक है। समझ आ रहा है? बस अब 33 लिखा है, 11 दिख रहा है, सीधा 11 से ही कटेगा, तो 11 से काट दो सीधा। 11 3 33, 11 1 11, 5 बचा, 11 5 55, ठीक है। 2 जीरो ये बचे ही हैं, 3 से और काट दो, 3 5 15। कितने अंकों की परीक्षा थी? 500 अंकों की, ठीक है। समझ आ रहा है? चेंज कर दे, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसे। लिखो, एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी, ये हो गया नोट? करो जल्दी, नोट करो। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण हो गए।
विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। समान वैल्यू को बराबर रखते हैं। देखो ये पास होने वाले थे परसेंट में, ये पास होने वाले थे अंकों में, तो समान वैल्यू बराबर में रखते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ क्या है, 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, मगर यहाँ क्या है 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये समान तो है नहीं, ये उत्तीर्ण वाले परसेंट के रूप में, ये उत्तीर्ण वाले अंकों के रूप में है, ठीक है। तो बताओ कैसे क्या करोगे, बोलो। आसान सवाल है एकदम। अरे देखो 100% होता है, कुछ भी जो भी होता है 100% भी होता है। अरे कक्षा में कुल विद्यार्थी वो भी 100% में गिने जाएंगे। नोट्स में कितने आए कितने नहीं आए वो बात की बात है, कितने पास हुए कितने फेल हुए। 90% उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं, 10%। 10% उत्तीर्ण हुए, और यहाँ अनुत्तीर्ण कितने हैं, 260। सेम वैल्यू बराबर रखते हैं, अनुत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण इधर रखेंगे, ठीक है। तो 10% की वैल्यू कितनी पूछा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 100%। 1 जीरो लगा दो इधर, 1 जीरो इधर लगा दो, कितना आंसर आ जाएगा, कितने हैं, 2600। सेम वैल्यू को बराबर में रखते हैं, पास वाले तो पास वाले बराबर में परसेंट और नंबर में, फेल वाले तो फेल वाले बराबर में रखेंगे। 100% वैल्यू निकालना है, क्योंकि विद्यार्थियों की कुल संख्या 100% में ही काउंट होती है, कि उसमें से कितने आए या कितने नहीं आए वो बात अलग है, ठीक है। तो 1 जीरो लगा था, 10% की वैल्यू कितनी, 26 260, तो 1 पर जीरो लगाओ इधर, 1 जीरो लगा दो, 100% 2600, ठीक है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 2600। समझ आ रही है, दिमाग की सवाल है, केवल थोड़ा दिमाग लगाओ आसानी से हो जाएंगे। अगला एक सवाल लिखो। देखो एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है। अब यहां पूछा क्या है, देख लो सवाल में, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या होगी कितनी होगी वो बताना है। कुल नहीं पूछा है, मतलब कुल तो निकाल भी लोगे। 360। अब पूछा है इसमें जो सफल छात्र हुए उनकी संख्या कितनी है। वैल्यू किसी की दी है और दोनों में अलग अलग वैल्यू दी है, मगर पूछा किसी का सेम ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं इसमें, ठीक है। इतना ही होगा लगभग, और क्या होगा, कितना 360। क्या हुआ, देखो ध्यान से, 60% छात्र क्या हैं, सफल, और यहाँ छात्र असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है। तो ये बराबर तो नहीं है, सफल वाले वो असफल वाले हैं। तो बताओ असफल वाले कितने हैं प्रतिशत के रूप में। अरे 60% पास हुए तो कितने परसेंट फेल हो गए, तो असफल वाले कितने, 40%। और 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240, क्योंकि असफल वाले ही दे रखे हैं 240, तो 40% 240। तो या तो ऐसा करो, देखो 40% की वैल्यू 240 है, तो हमें पूछा है किसकी, सफल होने वाले को पूछा है, तो सफल होने वाले कितने हैं, तो 60% की वैल्यू निकालना है। अगर 40% की 240 60% की क्या होगी, ये तो होगी। वैसे तुम 100% निकालोगे, अब ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले ये देख लो 40% कितनी, तो ये 100% की, मतलब 1 जीरो रहने दो, इसमें 1 जीरो रहने दो, ये हमें 100 बनाना ही है, तो 4 से काटो, 4 छंग 10% की 60, तो 100%, 1 जीरो इधर लगाओ 1 जीरो इधर, कितना, परीक्षा का पूर्णांक कितने का था, 600 का, पर पूछा है इसमें सफल होने वाले कितने हैं, ठीक है। मतलब कक्षा की संख्या आ गई 600 छात्र की, सफल होने वाले कितने हैं, तो 600 में का सफल होने वाले कितने हैं, 60%, 600 का 60% निकाल दो, कितना, 6 छंग 36, कितना 360,
तो सफल होने वाले कितने हैं? 360। ये ना निकालो, दूसरा तरीका ये है, देखो देखो यहां से हमें 40% की वैल्यू कितनी दी है? 240। हमें निकालना किसकी है? सफल होने वाली, मतलब 60% वैल्यू निकालना है। 40% 240 हमें निकालना है, 60% की कितनी? इधर देखो, कैसे भी कर लो, या इसका ये कितना गुना है ऐसे कर लो, चाहे इसका ये कितना गुना है ये कर लो, तो इसका ये जितना गुना है वो कर लो इधर, तो उसका भी इतना ही कर देंगे, या इससे ये कर लो या इससे ये कर लो। चारों तरफ से कैसे सवाल घुमाओ। या तो इसमें कितने गुणा करा दें कि 240 आ जाए? 6 से करा दें, तो वो 6 चौक 1 0, 6 चौक 24 बन जाएगा। तो यहां भी कितने से कराएं? 6 छंग, ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि 40% 240 दी है, हमें पूछा था सफल होने वाले छात्र कितने, मतलब 60% की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो 40 में कितना से गुणा कराएं? 240 6 से, तो 60 में उतने से गुणा कराएंगे कितना? 360। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, सब मैं तरीका बता रहा हूं। कभी कभी ये वाला आसान नहीं तो ये वाला आसान है। इधर देखो 40% की कितनी है? 240। तो पूछा है 60% की कितनी है? ये यहां से ये देखता है ये कितने के रेशियो में बना जाके, बताओ ये रेशियो में कितना बना जाके? ये हुआ है, ठीक है। तो यहां 2 की वैल्यू कितनी? 2 की वैल्यू 240, यहां 2 की वैल्यू कितनी है? 240। तो यहां कितने की वैल्यू? 3 की वैल्यू निकालनी है। 2 से ये काट दो, ये कितना आ जाएगा? 120। अरे 2 की इसको काटोगे ये आएगा, तो इसमें भी कितने से गुणा? 12 36 कितना? 360। मतलब कैसे भी घुमा के कर लो, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्ट गुना हो जाता 40 का, मान लो ये 80 होता है यहाँ पर, तो 40 दूनी 80 सीधा, तो यहाँ भी सीधा 2 गुना कर देते हैं आंसर सीधा, ठीक है। तो कभी ऐसे आसान होगा, कभी ऐसे आसान होगा, ठीक है। जैसे भी आसान हो वैसे घुमा दो, सारे तरीके बताते जा रहे हैं। कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं वीडियो शूट हो ही रही है, एक बार रिवीजन कर लेना यूट्यूब पे जाके, ठीक है। कितना हो गया टाइम? 52 मिनट हो गया। अभी 5-6 वाले दूसरे टाइप के सवाल और हैं बीच में, ठीक है। लिखो एक सवाल लिखो जल्दी से, एक सवाल लिखो। तो नंबर उसने बढ़ा दिया है तो भटकना नहीं है, ठीक है। सवाल मतलब नंबर बढ़ा दे दिया है, कुछ नहीं सवाल में। लिखो 1000 लड़के और 600 लड़कियां, 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। ये सारे मेथड नोट कर लिए, ये तीनों टाइप के। हाँ, 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेती हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों टोटल दोनों का देना है की, अब उम्मीदवार हैं तो टोटल ही आएंगे, समझ आ रहा है। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 तरीके हैं निकालने के 2 तरीके हैं। एक जो दिया है उससे सवाल ना करो, जो नहीं दिया है उससे सवाल करो। इससे करोगे, जो दिया है उससे करोगे तो डबल लगाना पड़ेगा, जो नहीं दिया उससे करोगे तो एक ही बार में हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? क्या नहीं दिया है?
पूछा है अनुत्तीर्ण वाला और दिया कौन सा है, इधर देखो, पूछे अनुत्तीर्ण उम्मीदवार मगर दिया किसका है, तो उत्तीर्ण से आंसर निकालेंगे, अनुत्तीर्ण वाले से निकालें, अनुत्तीर्ण वाले से निकालें, क्योंकि जब 40% लड़के पास हुए तो फेल वाले कितने होंगे 60%। तो सवाल उसी सॉल्व करें क्योंकि हमें फेल वाला ही पूछा है, फेल वाले का प्रतिशत लास्ट में, ठीक है। तो इससे भी निकालोगे मगर इससे डबल स्टेप करना पड़ेगी, एक बार तो पास वाले निकालोगे, फिर टोटल जो है उसमें से पास वाले घटाओगे, फेल वाले निकालोगे, तब जाके प्रतिशत बनाओगे जाके, तो डबल स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ परीक्षा में उम्मीदवारों की पूछा है तो मतलब टोटल पे निकालना है, कक्षा में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं। इधर देखो कितने लड़के हैं, 600 लड़के हैं और कितने लड़कियां, वो 1000 लड़के 600 लड़कियां हैं। अरे यहाँ तो सही लिखा है, बॉय कितने 1000, गर्ल्स कितनी 600। तो पहले देखो टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 1600 स्टूडेंट है, क्योंकि परसेंटेज हमें इसी पता चलेगा, प्रतिशत जो पता चलेगा वो इसी पे निकालेंगे टोटल पे हमेशा। अब यहाँ देखो लड़कों की बात करें तो लड़के कितने पास हुए 40%, लड़कियां 35% पास हुई, मगर पूछा है प्रतिशत फेल वालों का, तो हम पास वाला नहीं निकालेंगे, इनके इसका 1000 का 40% पास हुए तो फेल वाले कितने हैं 60%, और 1000 का 60% मतलब 60/100, 2020, और ये कितना हो जाएगा 600। लड़के कितने फेल हुए इसमें 1000 में 600, ठीक है, क्योंकि पास वाला का पूछा नहीं तो पास वाले में क्यों निकालेंगे फालतू में, फेल वाले पूछे बता फेल निकालो। देखो 40% लड़के पास हुए तो हमें फेल 60% होंगे, तो 60% सीधा निकाल दिया, 1000 का 60% कितना आएगा 600। अरे परसेंट निकाल लेते हो नहीं निकाल लेते हो, 1000 का 60% 600 आएगा नहीं आएगा। अब इधर लड़कियों की बात करो, लड़कियां 35% पास हुई हैं तो हमें फेल वाली निकालना है, क्योंकि टोटल उम्मीदवार फेल वाले, तो कितने फेल वाले कितने हैं 65% ना, तो 65% इसका निकालो, 2020 6 से गुणा करो, 6 पंजे 30, 6 छंग 3603, ये फेल वाले आ गए ये। तो बताओ फेल वाले अब कितने फेल हुए टोटल, ये 990 फेल हुए। फेल वालों का प्रतिशत निकालना है, कितने में से 1600 में से कितने फेल हुए हैं, ये तो निकालना है फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या प्रतिशत में। तो बताओ गुणा 100, आंसर आ जाएगा 2020 काट दो, 16 छंग 96 कितना 3, 16 एकम 16, 14 बचा है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, जो भी है 16 8 128, 16 9 144, 16 8 128, वही करीब लगभग जाएगा, इतना जो भी है आगे डिवाइड करना, ठीक है। कितना जाएगा लगभग देखो 95, 61.88 करीब जाएगा, ठीक है। 8 और एक बार बात करोगे 8 ही बार जाएगा, 61.88%। समझ आ रहा है। अगर पूछता, अगर ये प्रतिशत हटा देता तो आंसर बताओ कितना, बोलो आंसर इसी में निकला हुआ है, ये प्रतिशत हटा देता